बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड कर दी है, इसे आपने जाकर देखना है। औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी के हवाले से एक फ़िल्म बनाई गई भारत के अंदर और फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं। हिंदू हिस्टोरियंस इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं और औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी के हवाले से जो झूठ बोले गए, इसका एक मुकम्मल अहाता किया और जवाब दिया है इंडियन ऑथर्स के रेफरेंसेस के साथ। आपने जाकर इसे ज़रूर चेक करना है। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलर नहीं हो रही, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का मसला है, लेकिन अब इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जो मुनक़ता हुआ था और रुकावटें थी, ये दूर हो गई हैं और अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर तीन खबरें जिस पर मैं तफसील से बात करूंगा। इमरान खान को पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के मुक्तदरा मुकम्मल कोशिशों में लगे रहे कि किसी तरह इमरान खान को डील की टेबल पर बिठाकर उन्हें गंदा किया जाए, उनकी सियासत को ख़त्म किया जाए। लेकिन इमरान खान ने क्या किया और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट, इनकी प्रॉक्सीज, इनकी हुकूमत, इनकी फॉर्म 47 की सरकार किस तरह से बेनकाब हुई और इमरान खान ने पूरी इस्टेब्लिशमेंट और इनकी 78 साला जो रियासत थी पाकिस्तान के खिलाफ जो ये कुछ करते रहे, जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ किसे उल्टा कर रख दिया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आपको ये बता दें कि एक वीडियो क्लिप है जिसमें एक खातून कुछ आपको पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके हवाले से बातें करती हुई नजर आएंगी। पब्लिक इंटरेस्ट की कहानी, सोशल मीडिया पर किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है और फिर इस पर हमारा जवाब ये भी आपको देंगे। और व्यूअर्स, मरीम नवाज ने सूबे के नाम की तब्दीली का क्या इरादा कर लिया है और इस पर भी कुछ हकायक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मरीम नवाज का नाम है, और फिर आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान से जो कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, इसकी वजह क्या बनी। हमें तो बताया गया था कि मुल्क में तरक्की हो रही है, इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है, रोज़ाना हमें स्टॉक एक्सचेंज की बातें सुनाई जाती है, इसमें कितनी हकीकत है। और फिर आपको ये भी कहानी सुनाएंगे, एक गरीब बिजली का बिल नहीं दे सका और उसने मौत को कैसे गले लगा लिया, और हमारी सरकार क्या कहती है, और दूसरी तरफ इस सरकार को बनाने वालों के लिए किस किस्म की इमारत मौजूद है। आपको भी याद होगा कि खान साहब पिछले 2 वर्षों से जेल के अंदर, जब भी लोग उनसे मिलने के लिए गए, उनसे ये तकाजा किया गया। तकाजा वो क्या था कि खान साहब मान जाएं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से आप टक्कर नहीं ले सकते। बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, जिनको उनके नाम से फौज कहकर नहीं पुकारा जाता बल्कि इस्टेब्लिशमेंट या फिर ताकतवर हल्के कहकर पुकारा जाता है। ये सरकार जिन्होंने बनाई, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया, आप क्यों उनसे टक्कर ले रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने पिछले 2 वर्षों में इन तमाम प्रॉक्सीज की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हर चाल को बेनकाब किया और इसका भरपूर तरीके से जवाब भी दिया। अब मुज़ाकरात पिछले 2 वर्षों की अगर आप कहानी उठाकर देखें, टेबल पर बैठने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और क्या इस वक्त कहा जा रहा है। अब एक नई मूव हुई है, पहले शहबाज शरीफ असम्बली में बैरिस्टर गौहर से मिलते हैं और मुज़ाकरात की उन्होंने बात की। उससे पहले आपको याद होगा कि यार सादिक साहब ने भी ढोंग रचाया और कहा कि कमेटी बना देते हैं, कमेटी खेलते हैं ताकि एक मौका मिल सके। और इन्होंने आइन में तरमीम, पाकिस्तान की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को जो इन्होंने सहूलियात फराहम करनी थी वो कर दें, और जो वो जमहूरियत के साथ करना चाहते हैं इनको ये मौका दिया जाए। फिर कोट लखपत जेल में तहरीक इंसाफ के 80 रहनुमाओं का एक खत भी सामने आ जाता है और कहा जाता है कि मुज़ाकरात करनी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसे इंडोर्स किया। नंबर 3, फिर रात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कहा कि कत्ल भी हो जाए तो टेबल पर बैठना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले हमसे मुज़ाकरात करे, लेकिन होंगे तो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना। आखिर में नेल्सन मंडेला को भी डायलॉग करना पड़ा था, उनको कहूँगा कि मुज़ाकरात का रास्ता आप ख़त्म ना करें, यानी चौथा रास्ता यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बात कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी, जो पिछले 3-4 दिनों में खबरें टीवी पर लगाई गई और फिर अखबारात और तज्जियों में आपको नजर आएगी, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो डाला जेल जाने को तैयार हैं। इस हवाले से खबरें पहले चल रही थी और उन्होंने इसको रिपोर्ट करवाया है। ये सहाफ़ी जितने भी बीरबल हैं ये रिपोर्ट करते हैं। फिर नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने भी इसकी तस्दीक की। नवाज शरीफ इमरान खान के साथ मुआहिदा और सुलह करने को तैयार हैं, इमरान खान को साथ लेकर वो चलना चाहते हैं। फिर मिफ्ता इस्माइल के घर में भी मुलाकातें हुई, असद उमर, आफ्ताब शेरपा, मुशाहिद हुसैन सैयद, और यहाँ भी मुज़ाकरात की बात होती है। फिर इरफान सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने भी कहा कि पीटीआई वाकई मौजूदा सियासी कशीदगी को ख़त्म करना चाहती है,
तो खोखले बहानों और धमकियों का सहारा लेने की बजाय इसे वाज़ेह मंसूबा और बामानी तजावीज़ के साथ मुज़ाकरात की बेस पर आना चाहिए। अब ये क्या चीज़ें इतनी सादा हैं और वजह क्या बन रही है? क्यों ये मुज़ाकरात का आपको एक तूफ़ान नज़र आएगा? मुज़ाकरात की जो आंधी चल रही है, इसके पीछे असल में कहानी क्या है? वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने का ऐलान किया। आशूरे के बाद तहरीक चली तो हुकूमत को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि पहले की गलतियों से गुरेज किया जाए। इमरान खान पिछले 2 बरसों से जेल के अंदर मौजूद हैं और उन्हें कैद, एक नाहक कैद में डाला गया। आपने कैद तन्हाई भी काटी, आपने गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप सर्दी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप गंदा और जहरीला खाना भी आपको दिया जाता है। जहरीला मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि उसकी जो हाइजीन है और जो खबरें बाहर आती हैं खान साहब के ज़रिए, वो कोई मुनासिब नहीं है। तो ये जहरीला खाना भी आपने खाया। तो खान साहब अब वो इमरान खान जो 2 साल पहले वाले इमरान खान थे वो नहीं है, बल्कि वो तैयार हो चुके हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट की हर चाल को समझते हैं और हर चाल को किस तरह से उन्होंने नाकाम बनाना है, वो पिछले 2 वर्षों में क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे ना। तो अब ये भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि इनको मालूम है कि तहरीक चलेगी और इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं। रॉन्ग नंबर्स भी पकड़े गए, रॉन्ग नंबर्स के खिलाफ FIRs भी होंगी। तहरीक इंसाफ खुद FIR अपने काट कर अपनी अदालत में, इमरान खान की अदालत में केस चलेगा और लोगों की निशानदही हो गई कि कौन कैसा है। बैरिस्टर गौहर कैसा है, जुनैद अकबर कैसा है, अलीमीन गंडापुर कैसा है, जरताज गुल कैसी हैं, बाकी लोग कैसे हैं और तहरीक इंसाफ का कौन सच्चा सिपाही है। अब तो कारकुनान भी रोकर इनको बात सवाल करते हैं। तो खान साहब की तैयारी है, अब तैयारी दूसरी तरफ से नहीं, और इनको खतरा है कि 11 के बाद यानी 10 मुहर्रम के बाद अगर लोग सड़कों पर आ गए तो फिर हमारे पास बचने का क्या रास्ता होगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कम हो गया, बल्कि कम क्या जी, खत्म ही हो गया है। अक्टूबर नवंबर में ये भी बताया जाता है कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं और फिर जंग की तैयारी भारत कर रहा है। $6 अरब का उसने असला खरीद दिया। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आपके सामने आ गया। सियासी इस्तेहकाम के बाद मौशी इस्तेहकाम आएगा, ये बातें हमें कही गई, लेकिन ना इस्तेहकाम आया। 2.5 करोड़ से नीचे लोग, ना 2.5 करोड़ नंबर्स हैं ऑलमोस्ट, जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है। और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, वो सिर्फ अपने नाम की तख्तियाँ लगा रही है। आवाम का गम गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है। पेट्रोल और डीजल 10 रुपये तक आपने इसकी कीमत बढ़ा दी। बड़ी कंपनीज जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने मुल्क छोड़ दिया। किसान अलग से एहतजाज कर रहा है। चीनी की कीमत आपको मिलती नहीं है। मुल्क के अंदर गन्ना जब तैयार खड़ा होता है फसल खरीदने के लिए कोई आपको मिलेगा नहीं, और मिल्स के बाहर लंबी लंबी कतारें ट्रक्स की लगी नज़र आती हैं, और जब किसान की चीखें निकलती हैं तो उसे औने पौने दामों खरीद लिया जाता है। गंदम के साथ भी ये कर रहे हैं। मुल्क के अंदर मईशत इनके कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ चंद खानदान अपने इक़्तिदार को ज़िंदा रखने के लिए, चलाने के लिए, इन्होंने अपनी हुकूमतों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रख दिया। अच्छा, मैंने ना कल एक एग्जाम्पल दी थी अपनी पिछली किसी एक वीडियो के अंदर कि जो कॉलोनिज़म था, जो नौ आबादियात निज़ाम है, जो कॉलोनीज़ थी, वो किस तरह से काम करती हैं। वहाँ पर एक डमी हुकूमत बना दी जाती है। मिसाल के तौर पर बरसगीर के अंदर हर रियासत का ना एक राजा था, और राजा अगर दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी को बैठने की इजाज़त नहीं देता या फिर उनके साथ गठजोड़ नहीं करता, तो फिर उसको उसकी कीमत अदा करना पड़ती है और वहाँ पर फ़ौज जो है वो काबिज़ हो जाती है। अगर आप उनके साथ मिलकर, और दरबार असल में वो चला रहे हैं, उनके साथ अगर मिलकर आप हुकूमत चलाएंगे तो फिर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लगान फिल्म में आप देख लें किस तरह एक राजा मजबूर था और अपनी राय से वो क्या कहता है, उसकी एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इमरान खान मुज़ाकरात कभी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं, ये अपनी बका की अब जंग लड़ रही हैं, अपने ख़ानदानों के साथ ये जंग लड़ रही हैं। इसीलिए इन्होंने सब कुछ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया। अब जितनी गलाजत है, जितनी गंदगी है, जितनी सियासी तनकीद है, वो इनके ऊपर होती है और इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठकर ये सब कुछ करवा रही। ठीक है, आपने डील की है ना, तो फिर आपको ये कीमत भी अदा करना पड़ेगी। व्यूअर्स, इमरान खान क्या मुज़ाकरात करेंगे? इमरान खान ने पहले दिन से कह दिया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि ख्वाजा से खुद ये कह चुके कि ये हुकूमत हाइब्रिड मॉडल के तहत चल रही है। इमरान खान पहले दिन से एक नज़रिए के साथ खड़े हैं। उन्हें बार बार डील की भी ऑफ़र की गई, उन्हें बनी गाला जाने का भी कहा गया, उन्हें यहाँ तक कहा गया कि जहाज़ उतर सकता है, जहाज़ तैयार खड़ा है, आप चले जाएं। आपको याद होगा कि आमिर डॉक्टर साहब ने जी इसके ऊपर बात बड़ी तफसील से की है कि गिरफ्तारी से पहले करीबी दोस्त भेजे गए कि इमरान खान को कहें कि आपको सुबह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज़ खड़ा है,
دنیا میں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. لیکن عمران خان مرد مومن، مرد اہن جو تھا، اس نے کہا کہ بھائی جان یہ ڈیلز نواز شریف کے لیے سنبھال کر رکھیں، آصف علی زرداری کے لیے سنبھال کر رکھیں، اور وہاں پر بھی مائنس زرداری کی گونج آپ سنیں گے کیونکہ انہوں نے ڈیلیں کی. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ ان کی بات نہیں مانتے اور ذرا سی آپ نے ان کے خلاف گفتگو شروع کر دی نا، تو پھر آپ کے خلاف بھی ایک محاذ کھلے گا، اور زرداری صاحب کے خلاف ابھی محاذ کھلنے والا ہے. چونکہ نواز شریف صاحب تو بول نہیں رہے نا، نواز شریف صاحب خاموش ہیں، انہوں نے سب کچھ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ اپنا نچھاور کر دیا، جو کچھ بھی بچا کچا تھا. اب خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ زرداری صاحب کو مائنس کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا. جو شہر اقتدار کی خبر یہ ہے کہ اس قسم کہ جو آرکیٹیکٹس یعنی اسٹیبلشمنٹس ہیں، آصف علی زرداری انہیں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری عہدے سے ہٹ جائیں. مائنس زرداری پر ابتدائی کام بھی شروع ہو چکا. اب وجہ اس کی کیا زرداری اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ شروع میں یہ باتیں گردش کر رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف کچھ عرصہ حکومت کریں گے، انہیں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، پھر بلاول کو یہ کرسی دے دی جائے گی، اور پھر بلاول بھٹو بیرون ملک دورے کرتے ہیں. اور تاثر یہ مل رہا ہے کہ اسحاق ڈار صرف دکھاوے کے لیے ہیں. جو ڈپلومیٹک کام ہے وہ بلاول سے لیا جا رہا ہے. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ خواہش کا اظہار کر رہی ہوگی کہ بلاول بھٹو کا نمبر دیا جائے. یعنی بلاول کہہ رہا ہے کہ میری باری کب آئے گی، تو اس کی باری کب آئے گی یہ تکلیف ہے. اور شہباز شریف کیونکہ زیادہ فرما بردار ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو دنیا کے سامنے اور اپنے اور ان کے مخالفین اور دشمنوں کے سامنے رکھا. اس لیے فی الحال زرداری اچھے نہیں لگ رہے. اور دوسری وجہ، مخصوص نشستوں کے بعد نون لیگ کے پاس سمپل میجورٹی آ جائے گی. یہ بھی نون لیگ بھی سوچتی ہے نا کہ یار ہم ان کے مرہون منت کیوں رہیں، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اچھا چلو ان کو سب کچھ جو دیا جاتا ہے، اگر سمپل میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو بلیک میل نہیں کر سکے گی، بالکل اسی طرح جیسا فضل الرحمان اب بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ سینٹ میں ان کے پاس سیٹیں ویسے پوری ہو جانی ہیں. اور آج کی جو دھمکی آج لگائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے اور پھر آپ جو مرضی کریں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فارغ کیا جائے اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کرے. اہم ترین قانون سازی پہلے ہی ہو چکی ہے، تو آپ کو اس لیے بھی ان کی ضرورت نہیں. عدلیہ کو بھی آپ نے قبضے میں کر لیا، اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. اسی لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی خاص ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. تو یہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. عروج، آپ نے ایک آرمی آفیسر کی تقریر پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی. اچھا، میں نے اس پہ بات نہیں کر سکا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹریولنگ کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکا. لیکن ہمارے اور پاکستان کی عوام کے کچھ سوالات ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے، پہلی تو بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی تقریریں اور اس قسم کی جو ارینجمنٹس ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں. پہلی چیز، پاکستان کی حکومت اور خاص طور پہ مریم نواز کی حکومت پنجاب میں ہر پروجیکٹ کے اوپر اپنا نام جو ہے وہ لگوا رہی ہے اور منسوب کیا جاتا ہے پبلک کی ٹیکس پیئر کا یہ پیسہ ہے، لیکن نام آپ کا ہوگا. یہ بھی ایک پاکستان میں ہمیں دن دیکھنا تھا. اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ اپنے دادا ابو کی جاگیر سمجھتے ہیں پاکستان کو، پنجاب کو خاص طور پہ، جہاں بھی آپ کو سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک انہوں نے کام یہ کیا کہ مریم اور ابا جی کی تصویر لگا کر شاید یہ پبلک سینٹیمنٹ حاصل کر سکیں، پبلک اوپینین اپنی طرف وہ ٹلٹ کر سکیں. اور یہ سب کچھ جو ہے ان کو بھی لگتا یہ ہے کہ ان کے مفاد میں ہے، یعنی سیلف انٹرسٹ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. اور اس طرح ہم عوام کو اپنے قریب کر سکیں گے. یہ ہوگی جی ان کی اسٹریٹجی کہ جگہ جگہ آپ کو مریم نواز کی تصویریں نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف نام بھی آپ کو ملیں گے، پروجیکٹس کے نام بھی ان کے ساتھ ملیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے کہا جی کہ جنگ کے بعد آپ ایسا کریں، اسکول کالجز میں بھیجیں نا لوگوں کو اور بتائیں کہ فوج کیا کر رہی ہے. جب آپ جو آپ کا آئینی کردار تھا نا، جو آپ کا آئینی کام ہے، جب وہ ہوا تو پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کسی نے آپ پر تنقید نہیں کی. اکا دکا لوگ تھے جو تنقید کر رہے تھے. بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، لوگوں نے تنقید اس طرح سے نہیں کی، بلکہ پوری قوم آپ کو بھارت کے خلاف لڑتی ہوئی نظر آئی. ایسا ہی ہوا. لیکن دا مومنٹ وہ جنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک امیج بلڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ نے سیاست میں جو کہا کہ ہمارا کردار نہیں ہے، سیاست شروع کر دی. اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جاؤ بچوں کو بتاؤ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو سر پبلک سینٹیمنٹ بڑا سادہ سا ہے، سمپل سا ہے. یہ سادی سی عوام ہے جسے بار بار بیوقوف بنایا جاتا ہے. ان کے سامنے تقریریں کرنے سے، لوگوں کو بھیجنے سے آپ کا جو کیپٹل ہے وہ انکریز نہیں ہوگا پبلسٹی کا.
बल्कि इसको बहुत बड़ा जो है ना डेंट लगेगा। और ये लगा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने क्या कहा, और फिर हमारे कुछ सवालात हम जो करते हैं, क्या कहा था कि वो पब्लिक इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, वेयर वी स्टैंड टुडे, हम कहाँ आज खड़े हैं सर? हम एक ऐसे पाकिस्तान में खड़े हैं, इन ऐसे हालात में घिरे हुए हैं जहां पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और जो पिछले 78 वर्षों से आप कर रहे हैं, आप इसे अंडू नहीं कर सकते। कौम जानती है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वेयर वी स्टैंड टुडे। अगर आप कहते हैं ना कि इदारों, कलेक्टिव इदारों की एफर्ट्स थी, कौन से इदारे? वो इदारे जो आईनी हदूद को अबूर करके पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर शबखून मारते हैं। रात को आप धमकी देते हैं वक्त के वज़ीर आज़म को कि तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, रात को अदालतें खुल जाती हैं, रात को पाकिस्तान की आवाम के फ़ैसले को पसे पुश डालकर फ़र्द वाहिद की जो मंशा है उसे पूरी कौम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान की आवाम आज घिरी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई है, दैट्स वेयर वी स्टैंड। पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, दैट्स वेयर वी स्टैंड। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकल गया, दैट्स वेयर वी स्टैंड। और फिर आप कहते हैं कि ये कलेक्टिव एफर्ट है। मैं मानता हूं कि ये कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें अदलिया ने पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाला, यस इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जमहूरियत को नहीं मानता, यस इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने एक बरस तक उसे रोक कर रखा कि इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर हम जाएंगे, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे, लेकिन जो ही आपके हक में फैसला आया फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी जाती हैं। येस इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। और इस कलेक्टिव एफर्ट ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। काश ये कलेक्टिव एफर्ट आम आदमी के लिए होती। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट है क्या, इसको भी रिविजिट कर लेते हैं। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, पब्लिक इंटरेस्ट। याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाया, पब्लिक इंटरेस्ट। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान की जमहूरियत का क्या बेड़ा गर्क किया, क्या खूबसूरत बेड़ा गर्क किया, पब्लिक इंटरेस्ट। मुशर्रफ साहब आए, उनके साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ। नवाज शरीफ ने जो उनके साथ किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन मार्शल लॉ लगा दिया। आपको इंतखाबात करवाने थे, आपने रेफरेंडम करवाया, आपको आपकी औकात पाकिस्तान की आवाम ने बता दी। क्या वो सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ? 7-8 बरस आप हुकूमत करते हैं और फिर आपका दिल नहीं भरा। आपने कहा कि यार छड़ी तो मेरे हाथ से चली गई, क्यों ना मैं दोबारा सदर बन जाऊं। एक सियासी जमात बनाई, काफ लीग माजी की, आज ये कलेक्टिव जो एफर्ट तमाम सियासी जमातों की नजर आ रही है। क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट था? शेख मुजीब से आपने मैंडेट छीन लिया, पब्लिक इंटरेस्ट। भुट्टो को फांसी दे दी, पब्लिक इंटरेस्ट। बांग्लादेश अलग हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत कराई, पब्लिक इंटरेस्ट। असगर खान केस में पैसे बांटे, पब्लिक इंटरेस्ट। IGI बनाई गई, पब्लिक इंटरेस्ट। नवाज शरीफ ने जनरल जलानी के जरिए लॉबिंग की, पब्लिक इंटरेस्ट। नवाज शरीफ साहब सरिया लगाते लगाते इस हुकूमत में आ गए, पब्लिक इंटरेस्ट। साइफर आया, हुकूमत गिराई, पब्लिक इंटरेस्ट। पाकिस्तान की आवाम की खुद मुख्तारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की खुद मुख्तारी का मामला है। सहाफियों को कोड़े मारे जाते हैं, गोली मार दी जाती है, उठा लिया जाता है। 26 नवंबर को गोली चलती है, पब्लिक इंटरेस्ट। लाशें अपने प्यारों की दी नहीं जाती, पब्लिक इंटरेस्ट। कहा जाता है कि कहो कि हादसा था, गोली नहीं चली, पब्लिक इंटरेस्ट। एक आज भी लोगों ने वो वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी जहां पे एक बाप रो रो के कह रहा है कि मेरे बेटे को पीछे पसली में गोली लगी और किसी स्नाइपर ने मारी, पब्लिक इंटरेस्ट। नवाज शरीफ के साथ डील की गई, पब्लिक इंटरेस्ट। अदालत चलकर नवाज शरीफ के पास जाती है, जो हुक्म मेरे आका, पब्लिक इंटरेस्ट। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया एक स्टाम्प पेपर के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट। शहबाज शरीफ साहब की अदालत के अंदर हाजिरी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी कमर में दर्द है, पब्लिक इंटरेस्ट। पूरी सपोर्ट मिलती है, पब्लिक इंटरेस्ट। और ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की आवाम और आपके अपने लोग कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एक ड्राइंग रूम में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इंतखाब होता है, पब्लिक इंटरेस्ट। सुसर साहब कहते हैं कि फलां बंदा बहुत अच्छा है, पब्लिक इंटरेस्ट। नवाज शरीफ को वापस लाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट। इमरान खान के खिलाफ तहरीक दम एतमाद आती है, पब्लिक इंटरेस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट। सारे उम्मीदवार आजाद करा दिए गए, और आजाद कराना था तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को कराते, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि हमने इस जमहूरियत को आजाद करवाना है। आपने पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा उठाया, पब्लिक इंटरेस्ट। जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर माओं के सामने उनके बेटों को मारा जाता है, और जो लोग मान नहीं रहे थे उनके सामने उनकी फैमिलीज को ज़दोकोब किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट। कॉन्फ्रेंसेस करवाकर पार्टी छुड़वा दी गई, पब्लिक इंटरेस्ट। उम्मीदवारों के कागजात छीने गए कि ये लोग इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लिहाजा इनको हटाओ, मारो, पब्लिक इंटरेस्ट। उनके घरों से उनको अगवा कर लिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट। उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, पब्लिक इंटरेस्ट। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कैद कर लिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट। इमरान खान को आता है अदालत से उठा लिया जाता है, कॉलर से घसीटा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट। आपने पाकिस्तान में हर दौर में हर हुकूमत को अपनी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की, पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर्म 45-47 की
का कॉन्सेप्ट लाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट। तहरीक इंसाफ से उनकी नशिस्तें छीन ली जाती हैं, 26वीं तरमीम लाई जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट। अदालत में अपनी मर्जी के जजेस लगाए गए, भर्ती किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट। जूनियर को चीफ जस्टिस लगा दिया, पब्लिक इंटरेस्ट। और पाकिस्तान की आवाम को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज पाकिस्तान की आवाम की बात क्यों नहीं करता? क्या ये इल्हाम इकबाल का पाकिस्तान है? नहीं मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट। कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान की बात करते हो, नहीं देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, यही पाकिस्तान है और ये इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान है। आपके बीरबलों ने हमें कहा पब्लिक इंटरेस्ट। आप यकीन करें व्यूअर्स, पाकिस्तान में आप किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अगर हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे तो आपके खिलाफ पी का कानून जो है वो लागू हो जाएगा। आप किसी वजीर पर तनकीद करते हैं तो वो इलाके के एसएचओ को बुलाकर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा देगा। अगर आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आईनी किस्म का आईना दिखाया तो आपके साथ गैर आईनी काम शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्या पब्लिक इंटरेस्ट है? इस मुल्क के अंदर सब कुछ आपके लिए फ्री है, सब कुछ आपको मिलता है। यहाँ पर इस्तेहकाक है जी। हमें दलील ये दी जाती है कि पिछले कई सालों से जी, पिछले 10-12 सालों से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की, तो लिहाजा इजाफा कर दें। पब्लिक इंटरेस्ट, तो हमें ये भाषण मत दें, पब्लिक इंटरेस्ट। मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि किस बेवकूफ़ ने आप लोगों को ये मशवरा दे दिया कि आप जाकर अपनी इमेज बिल्डिंग करें। सर, इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जंग हुई, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ आवाम खड़ी हो गई। किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, मुल्क के दिफा की बात थी। लेकिन जब कोई आईनी हदूद अबूर करता है तो यकीनन उसको उसका जवाब जो है वो ज़रूर देना चाहिए और दिया जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम इस तकरीर के ऊपर वो जवाब दे रही है। मुझे वैसे खैर कोई इंटेलेक्चुअल वो इतनी तकरीर लगी भी नहीं। आई डोंट नो, इनकी ट्रेनिंग इस किस्म की होती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट जिन लोगों ने इनको भेजा। व्यूअर्स, मैं आपको दूसरी तरफ भी आपकी तवज्जो मैं ज़रूर करवाऊँगा। और पाकिस्तान पंजाब के अंदर, अच्छा अब इसका ना बड़ा अच्छा उन्होंने मालिक साहब ने कहा जी कि उन्हें अदा ना सिर्फ तुसी रख दो पंजाब शरीफ। और ये जो खुद पसंदी होती है ना, ये हमें नज़र आती है। माजी में लोग कहते थे कि अमीरुल मोमिनीन के लिए कोशिशें एक साहब कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है या झूठ है या सच है, लेकिन आज ये लगता ये है कि ये बातें दुरुस्त हैं। और खुद पसंदी का ये आलम है कि हर चीज़ पे आपने अपना नाम जो है वो लगा दिया। मिसाल के तौर पर मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मरीम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड, मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ, मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक, मरीम नवाज रूरल अस्पताल, मरीम नवाज फ्री वाईफाई प्रोग्राम, मरीम नवाज लेडीज़ पार्क, नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, मरीम नवाज खुद मुख्तारी, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, मरीम नवाज शरीफ सोशल केयर। ये इनकी ख्वाहिशात हैं। इसका पाकिस्तान से सर कोई ताल्लुक़ नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करें और जिसका जो आइनी किरदार है वो अदा करे। आपने इस आइन को एक तरह से मुअत्तल करके अपना जो ब्रांडेड आइन है, या ये कहें कि अपना होममेड आइन जो है वो पाकिस्तान की आवाम के हवाले कर दिया। फिर मैं आपको ना एक खबर ये भी दूं कि अली मीन गंडापुर पर एक अदम एतमाद की बात की जा रही है कि हम तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर केपी का आपने बयान सुना होगा। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में पोजीशन क्या, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 52 या 54 अरकान वो कहते हैं जी कि हमारे हो गए हैं। और जिस दिन ये हमारा एक रुकन भी ज़्यादा हो गया तो हमारा ये जमहूरी हक है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। नंबर गेम क्या है? अपोजिशन के पास 22 पहले थे, 30 मखसूस नशिस्तें मिल गई है ना ये हैरानगी की बात कि 20 आपने जनरल नशिस्तें जीती, लेकिन उसके ऊपर बोनस यानी बम्पर सेल लगी हुई थी। और बम्पर सेल और सुप्रीम कोर्ट की छत फाड़ सेल थी और 30 मखसूस नशिस्तें उनको दे दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 21 MPs दरकार हैं। इतनी तादाद में, यानी अगर आपने 21 बंदे तोड़ लिए, फॉरवर्ड बना लिया, तो फिर आपके पास नंबर्स होंगे। इस पर अली बिन गंडापुर ने काफ़ी ज़्यादा उछल कूद की है और ये कहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की उनकी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर केपी कौंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते और वो बात करते हैं कि हम इनकी हुकूमत करा दें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इसमें तज्जिया था हामिद बीर का। वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के पास चाहे 50 अराकीन हो या फिर 100, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं तब तक तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। गंडापुर साहब का ताल्लुक PTI से ज़रूर होगा, मगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने ताल्लुकात जगह जगह बनाए हुए हैं और इसी वजह से बैरिस्टर सैफ उनके मुशीर हैं। गवर्नर साहब को मेरा यही मशवरा है कि पहले बैरिस्टर सैफ को वो तोड़ें, फिर तहरीक अदम एतमाद का वो सोचें। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत कोई फ़ैसला करेगी? इरफान सदीकी ने जी इसका जवाब दिया कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा करने वाला कोई हम कदम नहीं उठाएंगे। अगर ये फ़ैसला हुआ तो इसके काफ़ी बुरे असरात जो हैं
वो देखने को मिलेंगे। और फिर उन्होंने ये भी बात कही कि क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सियत है, तो लिहाजा हम ये किसी सूरत भी काम नहीं करेंगे, और ये उनका हक़ है, वो हुकूमत करें। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे इलाके जहाँ शोरश बरपा रहती है, दहशतगर्दी में इजाफा होता रहा, ये काम उल्टा हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगा। तो फिर आप हुकूमत फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्यों तनकीद करते हैं? वो इसलिए कि आपकी दुकान चले। इनको भी एहसास है ना कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है, आपकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी जो है पींगे आपको नज़र आएंगी, तो पींगें बढ़ाई जा रही हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ना एक क्लिप है खदीजा शाह का, जो आपको मिलेगा, जिसमें वो जेल के हालात के बारे में बता रही हैं कि एक नाई है, और वो नाई क्या करता है जी, वही बाल काटता है, वही शेव उसी से करवाई जाती है, और एक ही नाई एक ही औजार से ज़बरदस्ती सबका काम करता है। नाई हर किस्म के मौलिक अमराज में मुब्तला कैदियों की शेव करता है। और ये जो हेपेटाइटिस की बात की जा रही है ना, ये एक तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो जेल हुकाम की तरफ से की गई। इन्होंने तो खैर वो उस नाई की एग्जांपल दी जो जेल में बैठकर मुख्तलिफ बीमारियों को वो फैला रहा है। एक ही औजार, एक ही नाई, और वो सब की शेव भी कर रहा है, वो सब के बाल भी काट रहा है, और ज़बरदस्ती सब कुछ जो है वो करवाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जिन नाइयों के हाथ में ये पूरा इक़्तिदार आपने दे दिया, वो क्या पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? और हर चीज़ के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को बलडोज़ करके अपने नाम की तख्तियाँ लगा रहे हैं। ये सब पाकिस्तान के अंदर आपको सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा। तो जो जेल की एग्जाम्पल है वो इस वक्त इस निज़ाम के ठेकेदारों पर बिल्कुल फिट बैठती है, और जो नाई पंजाब के अंदर इस एक्टिव हैं वो निज़ाम के साथ क्या कर रहे हैं आप उठाकर देख लें। तो इसमें आपको ना एक ख़बर ये भी दे दूँ, और ये बहुत ही अलार्मिंग ख़बर है, और ये सवाल किया गया नदीम मलिक साहब से कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले और ईरान ना करे तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो नदीम मलिक साहब को उन्होंने जवाब दिया कि जी, पाकिस्तान को इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहिए। ईरान का मफाद भी इसी में है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ आगे बढ़ें, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो ये इस वक्त का जो बीरबल है इस हुकूमत का, राना सनाउल्लाह साहब, वो ये बता रहे हैं हमें कि हम शायद इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो तनकीद जो आप इमरान खान के ऊपर करते थे कि इसराइल की लॉबी का बंदा है और ये इसराइल के हक़ में बात करता है, तो आज आप एक कंसेंसस डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये है इन लोगों का असल चेहरा, जब छुपने से भी नहीं छुपेगा, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है इमरान खान, और इमरान खान के वोट बैंक जिसको ये मस्क करके फॉर्म 47 की हुकूमत को लेकर आए। अब प्रॉब्लम इनके लिए ये हो गई है कि हमने इसको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन इमरान खान के वोट बैंक और उसके साथ जो मोहब्बत है अवाम की, इसको कैसे ख़त्म करें। तो इसीलिए आपको तरामीम भी नज़र आएंगी, आपको कानून साजी भी नज़र आएगी, और आपको फिर अर्दलियों की हुकूमत भी नज़र आएगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।